गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग एक बार लाइव आ जाएं, कमेंट करके बताएं मुझे। हमने अभी तक ब्रिटिश विस्तार की चर्चा की थी। ठीक है, ब्रिटिश विस्तार की चर्चा की थी। फिर हमने आर्थिक नीति की चर्चा की थी। आर्थिक नीति, हमने कहा था इन्होंने हमको जीता। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी विस्तार और ब्रिटिश पॉलिसी, हमने कहा था अंग्रेजों ने जीता। फिर अंग्रेजों ने क्यों जीता? लूटने के लिए। फिर उनका सिस्टम कैसे बनाया? इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे थे, हमारा रिस्पॉन्स कैसा था? हमारा रिस्पॉन्स दो तरीके का था। ठीक है, एक तरफ हिंसक रिस्पॉन्स था, दूसरी तरफ अहिंसक। अंग्रेज जैसे जैसे हिंदुस्तान को जीतते गए, ठीक है, हाँ ठीक है, सब लोग लाइव आ गए। जैसे अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीत लिया, तो कुछ ही वर्षों के बाद पलासी की लड़ाई और बक्सर युद्ध के बाद सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फरेजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, है ना, इस तरीके के विद्रोह सामने आने लगभग 30-40 वर्षों के भीतर यहाँ बहुत सारे विद्रोह हो गए। अंग्रेजों ने जब इस इलाके पर कब्जा किया तो यहाँ पोलीगरों का, जमींदारों का विद्रोह हुआ, दीवान बीरू टम्पी का विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने जब इस इलाके को कब्जा किया तो बहुत सारे जो मराठा सैनिक थे वो बेकार हो गए। जैसे रामोजी थे मराठा सेना में, गडकरी थे मराठी सेना में, है ना, और रामोजी, गडकरी, एक टूर चेन्नम्मा है। ऐसे करके यहाँ भी 4-5 रिवोल्ट हुए। अंग्रेजों ने नॉर्थ वेस्ट में कब्जा किया, इधर भी रिवोल्ट हुए। अवध वाले इलाके को मिला मिला लिया, इधर भी रिवोल्ट हुए। तो एक तो युद्ध में हराना, और युद्ध के बाद जो भी उस व्यवस्था से असंतुष्ट थे, वो शासक भी हो सकते हैं, वो जमींदार भी हो सकते हैं, कोई धार्मिक भी हो सकता है, वो किसान भी हो सकता है, कारीगर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अंग्रेजों से असंतुष्ट लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में चुनौती दी जहां जहां अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ। तो ये प्रक्रिया सतत चलती रही। 1763 से 1800 से बीच में लगभग सन्यासी विद्रोह चला, शुरू हो गया था सन्यासी विद्रोह। अंग्रेजों ने जब बंगाल, बिहार में कब्जा कर लिया था, उससे जो धार्मिक वर्ग था उसको बड़ा नुकसान हुआ। तो जो जमींदार असंतुष्ट थे वो उसमें जुड़ गए, जिन किसानों को तकलीफ हुई वो उसमें जुड़ गए। तो समाज का वो तबका जिसको लगता था कि तकलीफ हुई है, वो विद्रोह में शामिल होता चला गया। और करीब 30-35 वर्षों तक जो है ये छिटपुट विद्रोह चलता रहा, अंग्रेजों के साथ झड़प होती रही। उसी में एक फकीर विद्रोह भी शुरू हो गया। ऐसे करके बहुत सारे विद्रोह हो गए। तो ये जितने भी विद्रोह हुए हैं 1857 से पहले, इन सभी विद्रोहों को नागरिक विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागरिक विद्रोह। तो हिंसक चुनौती मिलनी शुरू हुई क्षेत्रवार, जैसे जैसे जीता है। यहाँ भी 57 के बाद विद्रोह होंगे, 1792 के बाद भी विद्रोह। यहाँ भी 1818 के बाद ही विद्रोह होगा, तृतीय मराठा युद्ध के बाद। एक आधा वर्ष का हेरफेर होगा, बट कॉन्सेप्ट यही है कि विद्रोह विस्तार के बाद ही होंगे। समझ रहे हैं बात? एक होता है ना, डेट याद रखना होता है। डेट तो चलो कठिनाई थोड़ी होती है कि यहां से यहां हुआ, बट कॉन्सेप्ट रह जाता है माइंड में। समझ रहे हो बात को? जब आइडिया हम बनाते हैं तो रह जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत का विद्रोह इसके बाद ही होना चाहिए, क्योंकि जब उसको जीतेंगे तभी तो विद्रोह होगा वहां पे। क्योंकि आपको नागरिक विद्रोह के बारे में भी कुछ थोड़ी जानकारी लेनी है। तो अलग अलग हिस्सों में विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने सख्ती से, कठोरता पूर्वक विद्रोह का दमन किया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने अवध का विलय किया, डलहौजी ने अवध का विलय किया, तो यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस समय जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसके 3 अलग अलग डिवीजन थे। एक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की आर्मी थी। बंगाल की आर्मी में लगभग 1.25 लाख संख्या थी सैनिकों की, 1,25,000। ठीक है, और उसमें 75,000 सैनिक जो थे वो केवल अवध के थे। तो अवध के विलय के बाद कई कारणों से सैनिकों में गुस्सा था।
तो बंगाल की सेना ने, जिसमें प्रायः यूपी और बिहार के सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया। और भी दूसरे दूसरे कारण थे, बस आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह का बड़े पैमाने में विस्तार। तो 57 का विद्रोह भी नागरिक विद्रोह की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। समझ रहे हैं बात आप? 57 का विद्रोह भी, लेकिन नागरिक विद्रोह जितने भी हो रहे हैं ना शुरू से, उसका क्लाइमेक्स माना गया 57 के रिवॉल्ट को। उतने बड़े पैमाने पर अब तक कोई विद्रोह नहीं हुआ था, और करीब 2-3 साल लग गया अंग्रेजों के विद्रोह के दमन में। उसके बाद हिंसक विद्रोह की परंपरा थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा और दूसरे कारणों से पढ़े लिखे भारतीय में राष्ट्रीय चेतना का उदय होगा। और फिर युवाओं के द्वारा 1857 के बाद भी देखेंगे हम नागरिक विद्रोह, 57 के विद्रोह के बाद भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दौर शुरू होगा। वासुदेव बलवंत खड़के, चापेकर बंधु, खुदीराम बोस, है ना, बदर आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, ऐसे होते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की एक धारा बह चलेगी। यदि हिंसक तौर पर अंग्रेजों को चुनौती मिलेगी 57 तक या उसके बाद भी। उससे पहले हम पढ़ेंगे नागरिक विद्रोह और 57 का विद्रोह, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जब हम आएंगे आजादी की लड़ाई में। तो थोड़ा जब समय बीतेगा, जब शिक्षा वगैरह का प्रसार शुरू होगा, क्योंकि बंगाल हर मामले में पहला था, ठीक है। गुलाम पहले बंगाल हुआ, लैंड रेवेन्यू पहले, पॉलिसी पहले वहीं पे आई, हर चीज पहले वहीं होगा, शिक्षा भी पहले वहीं आएगा, सोशल भी सर्वाधिक वहीं हुआ, ठीक है। तो हिंसक विद्रोह भी पहले बंगाल में ही होंगे, और अहिंसक आंदोलन भी पहले बंगाल में ही होंगे। तो बंगाल में अहिंसक परंपरा के भी यहां पे बुनियाद रखेंगे राम मोहन राय। 1814 में आदवी सभा की स्थापना करेंगे, फिर इंग्लिश स्कूल, फिर हिंदू कॉलेज, फिर वेदांत कॉलेज, ठीक है। तो लगभग 50-60 वर्षों के बाद यहाँ बुनियाद पड़ेगी। जैसे जैसे अंग्रेजों का विस्तार होगा, हर जगह मॉडर्न एजुकेशन भी जाएगा, हर जगह पढ़े लिखे भारतीयों की संख्या आएगी। अब जो पढ़े लिखे भारतीय हैं ना, पुराने भारतीयों का जो सोचने का तरीका है, उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। ये इस बात को समझेंगे कि हमें गुलाम क्यों बनाया जा रहे हैं, ये इस बात को समझेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन हम चुनौती कितना दे पाएंगे, हम कैसे हिंदुस्तान को बदलेंगे हम आगे। तो ये अहिंसक तौर तरीकों को अपनाएंगे, ये दुनिया को भी देख रहे हैं। बहुत छोटी बुनियाद रखी जाएगी इसकी, बट ये जो बुनियाद पड़ेगी इसकी, आज का जो भारत है ये उसी बुनियाद का परिणाम है। राम मोहन राय ने बहुत छोटी सी नींव रखी, इसलिए हम उनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता, आधुनिक भारत का अग्रदूत, तमाम तरह के विशेष विश्लेषण से उनको हम सम्मानित करते हैं। भारत के लोगों को बदलना है, बदलाव होगा तभी हम अंग्रेजों को चुनौती दे पाएंगे। इन सारी चीजों की बुनियाद यहां पड़ेगी। अब हमारा टॉपिक क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्रम में जब हम पढ़ते हैं नागरिक विद्रोह, फिर 57 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 57 के बाद भी जारी रहेगा, बट उसके पहले ही शुरुआत हो गई है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण, सेकेंड फेज में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसा हमने पहले दिन आपको सिलेबस बताया था, नागरिक विद्रोह में दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मैं भी आपको लिखा दूंगा, दूसरा उसमें कुछ फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स को बार बार लिखाने का फायदा नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा होता है जाता है। आपके नोट्स में फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो कोचिंग का नोट्स आएगा, मैं डिस्कशन पूरा करा दूंगा, बोर्ड्स पे पॉइंट्स लिखवा दूंगा कि देखो ये पॉइंट्स हैं इसके, बट एक बार आपको पढ़ के आना होगा उसके लिए, ठीक है। जहां जैसे 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां मैं फैक्ट्स में भी अंदर जा रहा हूं। नागरिक विद्रोह से बहुत कम, रेयर ही सवाल पूछे जाते हैं, तो हमारे नोट्स में है, तो आप उसको फॉलो करिएगा। काम काम की बातें मैं लिखवा दूंगा उसके अंदर की, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, उससे आगे लेते हैं। लिखें आप जरा एक बार, ठीक है। ठीक है, लिखिए नागरिक विद्रोह के बारे में। जैसे नागरिक विद्रोह हमें पढ़ना है, ठीक है।
जनजातीय या आदिवासी विद्रोह हमें पढ़ना है। जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन और 1857 का विद्रोह पढ़ना है। तो इस बुकलेट में जो हमने आपको पिन कमेंट में दे दिया है, अभी जो चर्चा मैं कर रहा हूं अब आपसे नागरिक विद्रोह के बारे में और 1857 के विद्रोह में, मैं दूसरे संदर्भ में जनजाति और किसान की भी चर्चा करूंगा अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अभी हम नागरिक विद्रोह की बात कर रहे हैं। तो इसमें नागरिक विद्रोह का जिक्र है जो हमने पिन कमेंट में आपको दिया हुआ है नोट्स। तो शीर्षक 2 लिखो आप, नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह, पहला पॉइंट इसमें लिखो, नागरिक विद्रोह से आशय, नागरिक विद्रोह से आशय उन विद्रोहों से है, नागरिक विद्रोह से आशय उन विद्रोहों से है जहां, उन विद्रोहों से हैं जहां सरकार से असंतुष्ट, सरकार से असंतुष्ट विभिन्न वर्गों ने एकजुट होकर विद्रोह किया, एकजुट होकर विद्रोह किया। जैसे जैसे असंतुष्ट शासक, जमींदार, असंतुष्ट शासक जमींदार, कौमा, साधु, फकीर, साधु, फकीर, किसान, कारीगर, कारीगर आर्टिजन इत्यादि। तो नागरिक विद्रोह शब्द का मतलब क्या हुआ, उसमें बहुत सारे वर्ग इन्वॉल्व होते हैं नागरिक विद्रोह में। ठीक है, विद्रोह का सेंस ये हो गया पहला। अगला पॉइंट लिखो, लिखें 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व 40 से अधिक, 40 से अधिक बड़े विद्रोहों की जानकारी मिलती है। 40 से अधिक बड़े विद्रोहों की जानकारी मिलती है। इनमें कुछ प्रमुख हैं, इनमें कुछ प्रमुख हैं, बंगाल में सन्यासी विद्रोह, बंगाल में सन्यासी विद्रोह, केरल में दीवान वेलुटम्पी का विद्रोह, दीवान वेलुटम्पी का विद्रोह, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रामोसी, रामोसी एवं गडकरी विद्रोह इत्यादि, रामोसी एवं गडकरी विद्रोह इत्यादि। इसी में लिखो 1857 के विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को
राजनीतिक विद्रोह का चरमोत्कर्ष माना जाता है। यानी जो 57 का विद्रोह हुआ है उसे भी हम नागरिक विद्रोह की श्रेणी में रखते हैं। पहला क्या है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट बताया। अब इसमें आपको क्या करना है, जितने भी विद्रोह के नाम आपके नोट्स में दिए गए हैं, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लेना। एक तो वर्ष, ठीक है, फिर उसके बाद नेता का यदि कोई नाम हो तो क्षेत्र, ठीक है, करीब 4-5 पेज में दिया गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी है, पढ़ना पूरा आप, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना पीटी के लिए आप। जैसे मान लो सन्यासी विद्रोह है तो 1763 से 1800 के बीच में हुआ। एटलीस्ट एक नेता का नाम, ये मिनिमम जानकारी आप जरूर रखिएगा। जब मैं डिस्कशन कराऊंगा फैक्चुअल पार्ट्स पे तो कुछ और बता दूंगा कि क्या ध्यान में रखना है। ये होमवर्क के रूप में आपके लिए है कि आप अपने नोट से इसको निकाल लेंगे आप उसमें से, नागरिक विद्रोह से, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लें आप, नेक्स्ट पॉइंट। प्रायः इन विद्रोहों के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेवार थे। पॉइंट्स में लिख लेंगे आप। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से शासक वर्ग में असंतोष, शासक वर्ग में असंतोष। अगला पॉइंट लिखें, आर्थिक नीति से आर्थिक नीति से किसानों, कारीगरों एवं समाज के अन्य वर्गों किसानों, कारीगरों, समाज के अन्य वर्गों में गहरा क्षोभ, समाज के अन्य वर्गों में गहरा क्षोभ, क्षोभ, दुख। नेक्स्ट लिखें, सामाजिक नीतियों से रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष, सामाजिक नीतियों से रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष, रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष लिखें, तथा प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा शोषक वर्ग का समर्थन, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा शोषक वर्ग का समर्थन एवं नस्लीय भेदभाव की नीति। नस्लीय भेदभाव की नीति, जैसे मैं जनरल कह रहा हूं आपको, जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, कोई भी विद्रोह, जैसे मैंने नाम लिया सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, आपको किसी विद्रोह का कारण नहीं पढ़ना, अलग से लिस्ट नहीं बनानी है। एक जनरल आइडिया रखना है कि ये जो विद्रोह हो रहे हैं नागरिक विद्रोह कहते हैं। आखिर लोग गुस्से में क्यों हैं? तो या तो राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, जो आपने पढ़ा है सामाजिक कारणों से, या फिर धार्मिक कारणों से। प्रत्येक विद्रोह के नोट्स में यही कारण होंगे जड़ में, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें आप,
लिखें, इन विद्रोहों का प्रसार क्षेत्रीय स्तर पर रहा, नेतृत्व भी स्थानीय तथा सरकार को प्रायः हिंसक तरीके से चुनौती दी गई। सरकार को जनरली हिंसक तरीके से चुनौती दी गई। तरीके से चुनौती दी गई। लिखिए, सरकारी दमन, कौमा संगठनात्मक कमजोरी, सरकारी दमन, कौमा संगठनात्मक कमजोरी, संसाधनों की कमी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रगतिशील दृष्टिकोण का अभाव, राष्ट्रीय चेतना का अभाव इत्यादि कारण इन विद्रोहों की असफलता के लिए उत्तरदायी थी। लेकिन समय समय पर देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में नागरिक विद्रोहों ने सरकार के शोषणकारी चरित्र को उजागर किया। तथा ब्रिटिश विरोध की परंपरा के जड़ों को मजबूत किया। कहने का सेंस क्या है कि इनमें तमाम कमजोरी थी, ये असफल हो गए जितने भी विद्रोह हुए जितने अलग अलग हिस्सों में, लेकिन इन विद्रोहों ने ये बताया कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है और इन्होंने एक विरोध की परंपरा की नींव रखी। ठीक है, तो आगे चल करके वही परंपरा धीरे धीरे और व्यापक रूप धारण। कोई भी विद्रोह है यदि ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा है तो उसका अपना एक महत्व, उस क्षेत्र में दोबारा कोई भी आंदोलन होगा तो लोग पुरानी परंपरा को याद रखेंगे, इस समय हमने ऐसे विरोध किया था। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें हमने बताई ना, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होता है, जैसे मान लो हमने ले लिया सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो ये एक नागरिक विद्रोह है। ठीक है, क्यों विद्रोह हुआ, तो भाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण इसके लिए जिम्मेदार, तात्कालिक कारण कुछ भी हो सकता है। विद्रोह का प्रसार कहाँ था, तो क्षेत्रीय स्तर पर था। नेतृत्व का क्या था, तो स्थानीय था। विरोध कैसे हुआ, तो हिंसक हुआ। जिसे हमने एक विद्रोह रख लिया और कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दिया उसके ऊपर। क्यों विफल रहा, तो ये सब कारण थे, तो इसका ये महत्व है। समझ रहे बात। तो कॉन्सेप्ट का क्या फायदा होता है, कॉन्सेप्ट जो हमने लिखाया, किसी भी रिवोल्ट पे आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे आप, तो एक आधा अपवाद को छोड़ करके हर जगह अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जानकारी क्या दी आपको कि नागरिक विद्रोह से सवाल अपवाद स्वरूप ही कभी कभी पूछे गए हैं, वरना ना के बराबर है। प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर तो कभी नहीं डायरेक्ट। कम से कम 30 वर्षों की परंपरा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सिलेबस का पार्ट वो भी है, तो इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। एक हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। ठीक है, दूसरा हमने फैक्चुअल बता दिया आपको कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप जब पढ़ के आओगे अगली क्लास में, तो जो भी नोट्स के अंदर दिया हुआ है एक बार बोर्ड पे रख के 10 मिनट फैक्ट्स के बारे में आपको बता दूंगा, कुछ आपसे पूछ लूंगा।
अच्छा बताओ ये विद्रोह कब हुआ था, नेता कौन था, है ना। थोड़ा एक मौखिक टेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, तो आपका एक कवर भी हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में भी केवल वही नहीं आते हैं, ये भी आ जाते हैं, चारों स्टेटमेंट आ जाएगा। पता चला एक फैक्ट आ गया, तीन स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो कौन, ये भी आपको पीटी में हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किसी खुदा ना खास्ता कभी क्वेश्चंस आ भी गए, भाई 57 के पूर्व भारत के नागरिक विद्रोह की प्रकृति बताएं, तो ये रही प्रकृति। ठीक है आंसर तैयार, आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, यदि आ भी गया तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। हमने इसमें एक वर्ड यूज किया, 57 के विद्रोह को नागरिक विद्रोह का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, अब हम नागरिक विद्रोह का पूरा खाका आपको बताते हैं, है ना। सॉरी, 57 के विद्रोह का।